500 के अंदर अंदर हो जाएंगे और गर्भ धारण कर भी लेती हैं। वजन बिना किसी वजह के बहुत अच्छी एक विधि है जिससे लंग कैंसर से आप बचाव हो सकता है। शुरू करने की जो एज होती है तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एबॉर्शन के चांसेस हमेशा इस स्टेज पे स्मोकिंग चालू कर दी है। लेकिन अगर बचना है, क्या आपको पता है लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही नहीं बल्कि किसी में भी हो सकता है। लंग कैंसर शुरुआत में काफी साइलेंट होता है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इसका इलाज भी पॉसिबल है। लंग कैंसर की काफी अलग अलग वजहें होती है, जैसे कि स्मोकिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी इसकी वजह बन सकते हैं। Early detection and understanding your risk can truly save life. Namaste and welcome everyone to another episode of Beyond the Pill, where health meets conversation. I am your host, Dr. Chetna. Today we are diving into an important and urgent topic, that is understanding lung cancer, its risk factors, early detection and its treatment. Joining us today is Dr. Ajay Bapna, a seasoned medical oncologist with 29 years of experience, currently affiliated with Bhagwan Mahavir Cancer Hospital. He is renowned for his expertise in immunotherapy, chemotherapy, and targeted therapy. Dr. Bapna has handled complex cases across India and contributes to the oncology community through his research and professional membership. Recently, he has also been awarded as a living legend of medical oncology. Hello, Dr. Ajay. Welcome to our show, that is Beyond the Pill. And we are really honored to have you with us today. Thank you. How do you feel about it? Yeah, I am also equally excited because I was told that ये बहुत ज़्यादा रीच पे जाने वाला है ये प्रोग्राम, और एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और सीखें भी, सुने ही नहीं। जी, तो ये पॉडकास्ट का एम ये है कि हम लंग कैंसर पे अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हुआ है कि कैंसर इन जनरल इतना बढ़ गया है। आई डोंट थिंक पहले के टाइम्स में इतना कैंसर सुनने में आता था। तो स्पेसिफिकली लंग कैंसर, तो टू एड्रेस द बेसिक्स, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लंग कैंसर क्या होता है और उसके कौन से कॉमन टाइप्स है जो यूजुअली डे टू डे पेशेंट्स में आप देखते हैं। बेसिकली मैं आपको ये समझा दूं कि कैंसर क्या होता है, उसके बाद शायद अपन लंग कैंसर के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। हमारे शरीर में सेल्स बनती रहती हैं और उसी मात्रा में ये नष्ट भी होती रहती हैं। कुछ बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि इस बनने और ख़त्म होने की जो कंट्रोल होता है वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है। तो सेल्स सिर्फ बनती हैं, उस मात्रा में ख़त्म नहीं होती। तो कुछ समय बाद ये जो है ये ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है। ये सर से लेके पांव तक कहीं भी हो सकता है। अगर लंग में हुआ तो उसे लंग कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर की डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली बायोप्सी से या टिश्यू डायग्नोसिस से होती है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। बाकी जो सपोर्टिव डायग्नोसिस हैं वो चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पैट स्कैन, वो अलग अलग तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं, पर ये एक्चुअल में लंग कैंसर है कि नहीं वो बायोप्सी से ही प्रूव होता है। ओके, तो इसके कोई स्पेसिफिक टाइप्स है? यस, बहुत ज़रूरी है कि लंग कैंसर एक बीमारी नहीं है। लंग कैंसर काफ़ी सारी बीमारियों का एक स्वरूप है और जिनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। ब्रॉड टर्म में हम उसे लंग कैंसर बोल देते हैं, पर ट्रीटमेंट जो उसके सब क्लासिफिकेशन है, जो सब टाइप्स हैं, उनका सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो बायोप्सी से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा लंग कैंसर है। दिखने में सब एक जैसे आएंगे, सबके सिम्टम्स एक हैं, सबके साइंस एक हैं, चेस्ट एक्सरे एक जैसा दिखाई देगा, पर बायोप्सी जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बायोप्सी आपको बताती है कि आपको कौन सा वाला लंग कैंसर का सब टाइप है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोसिस है वो एडिनोकार्सिनोमा लंग एक टाइप का लंग कैंसर होता है, और दूसरे टाइप का कैंसर होता है वो होता है स्क्वेमस सेल। ये होते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। दूसरी तरह के जो कैंसर होते हैं वो होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ओके, तो नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल दोनों का बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग अलग है। यूँ समझिए बीमारी बिल्कुल अलग अलग है। और तीसरे टाइप के जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम संख्या में पाए जाते हैं, वो है लार्ज सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, और दूसरे तरह के अन्य कैंसर हैं वो ज़्यादा संख्या में नहीं पाए जाते। मेनली हमको जानना ये ज़रूरी है कि स्मॉल सेल है या नॉन स्मॉल सेल है। नॉन स्मॉल सेल है तो उसमें एडिनो है या स्क्वेमस है। ओके, तो हर किसी के सिम्टम्स भी वैसे अलग अलग है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ऑलराइट, और ये सब के कॉमन कॉजेस क्या हैं लंग कैंसर का स्पेसिफिकली?
लंग कैंसर का तो बहुत समय पूर्व ही हमें मालूम चल गया था कि ये लंग कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग जो कि सिगरेट, बीड़ी या हुक्का, जो भी स्मोकिंग वाले जो पदार्थ हैं उनसे होता है। और जिसने ये खोज की थी और ये जो कोरिलेशन बताया था कि लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ओके, लेकिन फिर क्या ऐसा है जो स्मोक नहीं करते उनको लंग कैंसर होता ही नहीं है? वो स्मोक ही हानिकारक है। ओके, वो तो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। हुक्का, बीड़ी या सिगरेट से जो भी स्मोक निकलता है वो हानिकारक है। जो व्यक्ति पी रहा है उसको तो हुआ ही हुआ। जो व्यक्ति उसके साथ रहता है, परिवार में जो उसके साथ रहते हैं, वो भी उस स्मोक को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि मैंने तो कभी सिगरेट पी नहीं, बीड़ी पी नहीं, तो मुझे कैसे हो गया। तो उस व्यक्ति के विसिनिटी में जो रहता है, उन्हें भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से कैंसर होने का उतना ही खतरा रहता है। करेक्ट। लेकिन फिर अगर ऐसा कोई है जो फैमिली में स्मोकिंग एक्चुअली नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, बट स्टिल इफ द पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, तो इनके क्या कॉजेज हो सकते हैं? कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये लंग कैंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको स्मोकिंग की वजह से ही हो। जो कई दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे जेनेटिक कॉजेज भी कई होते हैं। और पॉल्यूशन अपने आप में जो जिस शहर में या जिस राज्य में आप रहते हैं, वहाँ का पॉल्यूशन कितना है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब तो ऐसा है कि पॉल्यूशन तो हर जगह ही है, तो रिस्क भी उतना ही है, बढ़ता जा रहा है। हर किसी। हाँ जी, बिल्कुल। एंड ऑल्सो देर आर पीपल जिनको एनवायरमेंटल मतलब जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है उसके वजह से भी लंग डैमेज होता है, और क्या उसके वजह से भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं? उसकी वजह से पहले दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे अब एस्बेस्टोसिस है, मीजोथीलियोमा है। ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से होते हैं। जो व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं या जिप्सम की फैक्ट्री में काम करते हैं, में ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से होता है। और उसका अगर इलाज नहीं कराया जाए तो ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। प्राइमरीली वो कैंसर नहीं करते, पर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है वो बीमारी। तो ऐसे लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि भी काम तो नहीं छोड़ सकते? उसके लिए तो यही है कि वो नियमित रूप से मास्क पहन के ही काम करें और समय समय पे अपना चेकअप कराएं। और कोई भी सिम्टम हो तो बस इतना सा है, उसको इग्नोर नहीं करें। सो लेट्स गेट इन डीप ऑफ सिम्टम्स। लंग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड वो कैसे इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट सीधा लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास आता है और पता चलता है कि अब कैंसर इज लाइक आउट ऑफ हैंड। मैंने जैसे आपको बताया कि जो डिफरेंट सबटाइप्स के कैंसर होते हैं उनमें भी सिम्टम्स काफ़ी ओवरलैप होते हैं। इसी तरह से जो नॉन कैंसरस कंडीशन है, जैसे सबसे पहले आप जो कॉमन है इंडिया में, वो आप टीबी का ही उदाहरण ले लीजिए। तो टीबी और कैंसर के भी सिम्टम करीब करीब सेम होते हैं। Yes. तो होता यह है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो मरीज जो है वो पहले फिजिशियन के पास जाता है। और आपने जैसा पूछा कि लेट क्यों जाते हैं, तो होता यूँ है कि वो पहले टीबी का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि कैंसर की सेल्स दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। 5-6 महीने लेट होना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। करेक्ट। तो फिजिशियन को चाहिए कि वो पहले जो सबसे खतरनाक या गंभीर बीमारी है उसका डायग्नोसिस को ध्यान में रखे दिमाग में, कि इसको ये भी हो सकता है। क्योंकि दोनों के सिम्टम्स और साइंस बिल्कुल सेम होते हैं। रेडियोलॉजिकल एक्सरे, सीटी स्कैन की पिक्चर भी सेम होती है और उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले उस बीमारी की तरफ आप ध्यान दें जो बीमारी को अटेंशन ज़्यादा चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट चालू करें। और किसी भी, चाहे वो टीबी हो चाहे कैंसर हो, बिना प्रूफ उस बीमारी के उस ट्रीटमेंट को चालू नहीं करें। होता ये है कि ये तो टीबी में होता ही है, पानी भरना, गांठ बढ़ना, ये सब होता है। तो वो बिना प्रूफ, टीबी के प्रूफ के वो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। अगर उस तरफ भी ध्यान दे देंगे प्राइमरी फिजिशियन, तो कैंसर के रोगी भी उसमें उसी में से पकड़ में आ जाएंगे और प्रूफ के बेसिस पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे तो गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा और कैंसर के मरीज जल्दी पकड़ में आएंगे। यस, मतलब फिजिशियन ने जैसे अगर वो टीबी डायग्नोस कर रहा है तो वैसे प्रूफ होना चाहिए। हाँ, वैसे उसने कैंसर के लिए भी डिटेक्शन के लिए बोल देना चाहिए। उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कैंसर भी हो सकता है। राइट।
तो अब मुझे अभी जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही लंग कैंसर में हाउ इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट टू गेट इट डिटेक्टेड अर्ली, ताकि वो इतना बढ़े ही नहीं। कैंसर आप किसी भी अंग का ले लीजिए, सर से पांव तक का, ये तो एक सर्वविदित है कि अर्ली डिटेक्शन इज क्योरेबल। उसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो लंग कैंसर पे भी लागू होता है कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 में एक लोकलाइज्ड एरिया में ही लंग में होता है और उस समय ट्यूमर बहुत छोटा होता है। ये स्टेज है जब हम सर्जरी करके पेशेंट को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। पेशेंट अगर इस वाले सिम्टम और साइंस को नज़रअंदाज करेगा तो फिर वो आसपास के एरिया में फैलने लगेगा और फिर पानी भरने की समस्या चालू हो जाएगी, और उस पर भी अगर उसने ध्यान नहीं दिया या गलत ट्रीटमेंट लेता रहा 5-6 महीने, फिर ये बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में जा सकती है। और वो दूसरे अंग हैं, दिमाग है, हड्डी है, लीवर है, और भी दूसरे अंग हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। ये स्टेज 4 होती है, जिसे हम मेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं। इसमें कोई इलाज नहीं है। ओके लेकिन अभी जैसे अक्सर बोलते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स में अगर कैंसर है तो उस इंसान का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर दूसरे कोई पार्ट में, बॉडी के पार्ट में कैंसर हो तो उसका प्रोग्नोसिस इज फार बेटर देन कैंसर इन ऑर्गन, स्पेशली लंग्स। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर का अभी जो जितनी रिसर्च हुई है उसमें लंग कैंसर में भी इतनी रिसर्च हुई है कि हम ज़्यादातर पेशेंट्स को एटलीस्ट 50% सर्वाइवल दे पाते हैं। और अब स्टेज 4 का ट्रीटमेंट भी इतना उन्नत आ गया है कि स्टेज 4 में भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसमें जो स्टेज 4 में जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं वो हमारे यहाँ डायग्नोस हो जाता है। इवन इंडिया में भी लैब्स हैं जो हमें बता देती हैं कि इसमें 4th स्टेज में ये जेनेटिक चेंज है। तो ये 12 तरह के जेनेटिक चेंजेस होते हैं, तो उन 12 जेनेटिक चेंजेस की हर एक की एक दवाई है। ओके तो वो स्टेज 4 में भी आजकल पेशेंट बहुत लंबा समय यापन कर रहे हैं। स्टेज 1 में मैंने आपको बताया सर्जरी से बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। स्टेज 2 और 3 में हम कंबाइन करते हैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी को। ओके तो इसमें सर्जरी सिर्फ करना उचित नहीं होता। स्टेज 2 और 3 में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी को कंबाइन करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। स्टेज 4 में सर्जरी का बिल्कुल भी रोल नहीं है। स्टेज 4 में जेनेटिक चेंजेस जैसा मैंने बताया उसके बेसिस पे हम लैब में भेजते हैं। इंडिया में एक से एक लैब्स हैं, वो हमें ये बता देती हैं कि इसमें कौन सा जीन्स खराब है। ओके तो उस हर जीन की हमारे पास दवा है आजकल, या जो 12 तरह के एब्नॉर्मलिटी आ सकती है जीन में, उन सबका इलाज है। which is immunotherapy, टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी। so how are immunotherapy, target therapy different from chemotherapy? Chemotherapy is anti-cancer drug. Basically, it is being given by injections, सिरप, कैप्सूल, इनके फॉर्म में दिया जाता है। वो शरीर के सारे अंगों में पहुंच जाती है। तो जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहाँ तो पहुंचती है। तो कीमोथेरेपी का ये एक बहुत बड़े डिमेरिट है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो है वो उसी टारगेट को अफेक्ट करेंगी जहाँ पे हमें उस टारगेटेड ड्रग को पहुंचाना है। तो कंपैरेटिवली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हैं कीमोथेरेपी की तुलना में। तो फिर जो इम्यून थेरेपी या टारगेट थेरेपी लेता है उसको कीमोथेरेपी करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ कंबाइन करना पड़ता है जिससे उसका रिजल्ट है वो हमें जल्दी मिले। कई केसेस में जरूरत भी नहीं है कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी तो अब लंग कैंसर और दूसरे जो कैंसर हैं उनमें जाती जा रही है। अब जो ईरा है, जो समय है, वो है इम्यूनोथेरेपी का और टारगेटेड थेरेपी का। करेक्ट, क्योंकि जितना मुझे पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल खोजिए। भारत में विभिन्न राज्यों में बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल्स लंग कैंसर की चल रही होती हैं, और इसके जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया पे। करेक्ट, जैसे ही आप उसका डिटेल्स डालते हैं आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ इस राज्य में या इस सेंटर पे इसकी कैंसर की क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। तो क्लिनिकल ट्रायल को सबसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें, उसके बाद फिर थेरेपी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल ये नहीं है कि आपको कुछ आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप पे कुछ गिनी पिग बना रहे हैं आपको, पर आपको ऐसी दवा मिल सकती है जिसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और वो दवा मार्केट में 5 साल बाद आएगी। आपको तो 5 साल पहले मिल रही है वो दवा। ओके, तो आपको ओपन माइंड से क्लिनिकल ट्रायल में एंट्री करनी चाहिए।
हाँ, क्योंकि हर किसी के दिमाग मतलब हर किसी को इतना पता नहीं है कि ये सब एडवांसमेंट्स भी हुए हैं। यस यस, आज के समय में हम लोग बिल्कुल भी कैंसर बहुत पॉजिटिव रहते हैं लंग कैंसर के मरीजों के लिए, और यही स्थिति अगर आप 10-12 साल पहले देखें कुछ था ही नहीं देने के लिए। आज के समय में अगर हमारे पास कोई लंग कैंसर का, चाहे वो स्टेज 1 में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, इवन 4 तक, हमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमारा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका इलाज उपलब्ध है। लेकिन जो स्टेज 1 कैंसर है, हाउ विल द पर्सन नो कि मेरे शरीर में कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है? सिम्टम्स को जो इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे कोई खांसी है 2 हफ्ते तक नहीं गई है, ओके। ब्लड आपको खांसी में आया जो कि सामान्य लोगों में नहीं आता है, तो ये खांसी में खून आना, फीवर आना, ये कुछ ऐसे हैं कि मैं बार बार इम्फेसाइज करना चाहूंगा कि आप किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करें। राइट। अगर आप इतनी अवेयरनेस अपने दिमाग में रखें कि एटलीस्ट आप पास के डॉक्टर के पास तो जाइए। एक ब्लड की जांच जो 100 रुपए में होती है, एक एक्सरे जो 150 रुपए में होता है, इतना तो कराइए। इतना तो कराना चाहिए, राइट, क्योंकि वो सोचते हैं वो ओवरलैप हो जाता है किसी दूसरे बीमारी को लेकर। नहीं, वो एक्चुअली एक मन में ही हमारे एक बसावा है कि ये मुझे कैंसर तो किसी और को होता है, मुझे थोड़ी होगा। करेक्ट। पर ये किसी को भी हो सकता है। यस, दैट इज ट्रू। दैट्स व्हाट नो, कि जैसे अगर किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, हाफ ऑफ द बैटल तो वो वहीं हार जाता है। हाँ, वो जरूरत नहीं है उसी को। आज हमारा उद्देश्य भी इस चर्चा का यही है कि उन लोगों को हम ये मैसेज पहुंचाएं कि कैंसर लाइलाज नहीं है, अर्ली डिटेक्शन से बिल्कुल क्योर हो जाता है। अगर आप लेट भी हो गए हैं बीमारी को पकड़ने में, तो उसका भी जो दवाएं हैं वो उपलब्ध हैं, और उसमें भी 50% जो पेशेंट हैं उनमें सर्वाइवल पॉसिबल है। तो जैसे कोई पेशेंट अगर ट्रीटमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, तो उसमें आई नो दैट द बॉडी बिकम्स वेरी वीक एंड वो अक्सर काफ़ी डीमोटिवेटेड भी रहते हैं। तो डू यू हैव एनी टिप्स जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? बल्कि ये उल्टा है, वो वीक हुआ है डिजीज की वजह से। यस। आप ट्रीटमेंट दीजिए, उसकी वीकनेस और बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके। और इन जो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का इफेक्ट है वो महीने भर में इतना अच्छा आता है कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सामने दिखता है। वीकनेस और कमजोरी और बॉडी में जो भी चेंजेस महसूस हुए बीमारी की वजह से हुए हैं, जैसे ही हम इलाज चालू करते हैं और पेशेंट धीरे धीरे महीने भर में इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिक डाइट रूटीन फॉलो करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स ने? रिकवरी ज़्यादा नॉर्मल डाइट हम लोग ज्यादातर बोलते हैं उनको, आप नॉर्मल डाइट ले लें, हमारे लिए इतना ही काफी है। उसके ऊपर अगर आप कुछ लेना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, बट आप प्रॉपर डाइट तो लें। फैमिली भी वैसे ही ट्रीट करती कि अरे घर पे नहीं, ऐसा पेशेंट कुछ है, नहीं है। कैंसर है, तो ज्यादा ये खाना है, वो बैलेंस नहीं डाइट खाना जो है। होती है, गूगल में सर्च करके पेशेंट सर्च कर सकता है, बैलेंस डाइट जो भी है हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की, वो आप लीजिए। ऐसा कुछ इसके लिए स्पेशल डाइट नहीं होती है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसको घर पे कैंसर है उसने मसाला नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। हाँ, ये सब गलत है। आजकल कैंसर के इलाज में किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों का मनाही हम नहीं करते हैं, हम तो बल्कि एनकरेज करते हैं कि आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं पर उनका निरंतर सेवन करें। तो जैसे कि आपने पहले मेंशन किया कि बिकॉज ऑफ स्मोकिंग लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? एंड आज के टाइम पे तो इवन द यंग पॉपुलेशन इज इनटू smoking, like a lot of smoking. So what important message would you like to give our viewers so that they can reduce the risk of creating a lung cancer? भारत में की गई रिसर्च से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि स्मोकिंग शुरू करने की जो एज होती है, वो जो बच्चा 10th क्लास में होता है, 10th से 11th और 12th, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क है, इस उम्र के बच्चे स्मोकिंग करना ज़्यादा चालू करते हैं, और ये फिर लंबे समय तक लेते हैं। उस समय उनकी उम्र 17-18 साल की रही होती है। तो इसके लिए हमें भागीदारी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो कैसे? कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी आएँ कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करें कि स्टूडेंट की रीच स्मोकिंग तक नहीं हो पाए। उसके लिए हमें NGOs की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उनसे भी हमें सहायता लेनी पड़ेगी, पॉलिसी मेकर से भी हमें सहायता लेनी पड़ेगी कि इस पॉपुलेशन को हम कैसे स्मोकिंग से बचाएं। उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि स्कूल के आसपास का एक क्षेत्र निर्धारित करें कि इस क्षेत्र में जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, गुटखा, छैनी, ये स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं हो। और सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं
उन पे बहुत बड़े अक्षरों में गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है कि किस साइज के लेटर्स में हमें उस पर लिखना है, और पिक्टोरियल मतलब चित्र बना के बताइए कि कैंसर से बचा जा सकता है अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे। स्मोकिंग आपने करी तो उसमें जो चित्र है वो ऐसे भयावह चित्र, एक्चुअल चित्र उनको दिखाने चाहिए स्टूडेंट्स को, जो उनके दिमाग में एकदम स्थिर हो जाए कि नहीं, हम अगर स्मोकिंग करेंगे तो यह भी हो सकता है। राइट। स्टूडेंट्स जो स्पेशली जो मेल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज से भी बिल्कुल हमें बताना पड़ेगा कि स्मोकिंग अगर आप इस उम्र पे चालू कर रहे हैं तो उनकी इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी, जैसे नपुंसकता कहते हैं, उसकी रेट बहुत हाई है उन मरीजों में जो 17 से 18 साल की उम्र में स्मोकिंग चालू करते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी अगर उन्होंने इस स्टेज पे स्मोकिंग चालू कर दी है। तो ये हमें उन्हें कुछ ऐसे चेतावनी वाले पैम्फलेट्स एनजीओ की सहायता से बांटने चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को हमारे साथ मिलना चाहिए, जिससे कि उनके रीच में नहीं रही है स्मोकिंग। ओके, तो मतलब इन पॉपुलेशन में जो स्मोकर्स है, लाइक चेन स्मोकर्स है, तो इनमें ऐसी कोई एक सिम्टम विच इज लाइक द इम्पोर्टेंट सिम्टम कि ये बताता है कि दिस कैन लीड टू लंग कैंसर? एक खांसी जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही है, ओके। खांसी जिसमें खून आ रहा है, वजन बिना किसी वजह के घट रहा है, सांस का फूलना या बैठे बैठे या चलने पे, ये बिल्कुल इट इज क्लियर है कि ये तो सांस की ही बीमारी है। तुरंत पास के डॉक्टर के पास जाइए, उससे ये जो इनिशियल टेस्ट होते हैं जो 500 के अंदर अंदर हो जाएंगे, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करवाइए और उसके बेसिस पे आप उस फिजिशियन से मिलिए कि वो आपको सही जगह रेफर कर दे। लंग कैंसर की कोई स्पेसिफिक स्क्रीनिंग होती है क्या? स्क्रीनिंग अभी रिसर्च, इट इज एरिया ऑफ रिसर्च, अभी ऐसा समझ में नहीं आया है, क्योंकि स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम उन बीमारी को, उनकी मॉर्टेलिटी भी घटा सकें। ओके। वो स्क्रीनिंग पर्पसफुल होती है। वो स्क्रीनिंग पर्पसफुल नहीं होती है, आपने जल्दी तो पकड़ लिया पर आप उसकी मॉर्टेलिटी नहीं डिक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट। कैंसर में ये अभी संभव नहीं हो पाया है, पर वेस्ट में ये रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। क्या हम कैंसर स्क्रीनिंग लंग कैंसर के लिए भी कर लें? कैंसर स्क्रीनिंग जो दूसरे अंगों के लिए है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, उसकी तुलना में लंग कैंसर में उतनी सफलता अभी हमें नहीं मिल पाई है और स्क्रीनिंग गाइडलाइन का हिस्सा नहीं बन पाई है। तो ऐसे कौन से पॉपुलेशन ने कंसिडर करना चाहिए टू गेट देमसेल्फ स्क्रीन्ड फॉर लंग कैंसर? 2 तरह के पॉपुलेशन होंगी, एवर स्मोकर या नेवर स्मोकर। तो ये एवर स्मोकर हैं, उन्होंने चाहे किसी भी समय के लिए लिया हो, वो उस कैटेगरी में पड़ेंगे, एवर स्मोकर की। इन पेशेंट्स को मेरे को लगता है, या जिन्होंने लंबे समय तक स्मोकिंग चालू करी है, जल्दी उम्र में चालू कर दी है, इन पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए ये राइट पॉपुलेशन है। तो अभी ऐसे रीसेंट एडवांसमेंट्स क्या हुए हैं लंग कैंसर में जिससे लंग कैंसर का प्रोग्नोसिस काफी बेटर हो चुका है? हमें कुछ ऐसे टारगेट पता लग गए हैं, हमें ऐसी कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज पता लग गई हैं, जिससे हम 12 तरह के जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में पकड़ सकते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में अभी ये टारगेटेड थेरेपी नहीं आई है। खतरनाक जो होता है वो नॉन स्मॉल सेल, उसमें 12 तरह की जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज पता लग गई हैं। तो 50% पेशेंट्स में ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी आती हैं और उन सबकी एक पर्टिकुलर दवा है। ओके। वो दवा देने पे पेशेंट विद इन 4 वीक्स बिल्कुल सामान्य होने लग जाता है। तो अभी कंपैरेटिवली काफी बेटर। किसी भी स्टेज में पेशेंट आए, हर स्टेज के लंग कैंसर का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो अगर किसी को ये कैंसर अर्ली डिटेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर बचना है तो उसके लिए वो क्या मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसी अपनी संगति को छोड़ें जो आपको स्मोकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। उन दोस्तों से या उस वातावरण से अलग रहें। शुरू से स्वच्छ खाना खाएं और फास्ट फूड और ये जो आपको नुकसान पहुंच सकता है उनसे आप दूर रहें। नियमित रूप से व्यायाम करें। प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छी एक विधि है जिससे लंग कैंसर से आप बचाव हो सकता है। तो योगा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बट कम उम्र में चालू, जैसे ही आप वयस्क होते हैं तभी चालू करें। जितना जल्दी चालू करेंगे आपको इन चीजों से उतना ही फायदा होगा। और समाज में आप इस तरह से हिस्सा लें उन गतिविधियों में जो लंग कैंसर के लिए आपको जागरूक करती है। समय समय पे हम
अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे हम लोग ये गतिविधियां करते हैं, उनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, ध्यान से सुनिए और लोगों को भी प्रेरित करिए। तो आजकल तो मेंटल स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये काफी ज्यादा देखा जाता है, तो डज इट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लंग कैंसर? नो नो, दे हैव नो, उनका कोई संबंध नहीं। तो स्ट्रेस हैज नो रिलेशन। ओके, ऑलराइट। अगर ऐसे कोई पेशेंट है जो इज गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, तो इन पेशेंट्स में हाउ कैन द फैमिली सपोर्ट इमोशनली एंड मेंटली? अगर लंग कैंसर डायग्नोस हो गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको अगर इन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो हर कैंसर हॉस्पिटल में एक अलग से इनका साइकोथेरेपी का और पैलिएटिव केयर का डिपार्टमेंट होता है। Okay. ये एसेंशियल पार्ट है, साइकोलॉजी और पैलिएटिव केयर, ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर और साइकोथेरेपी, ये साथ साथ चलनी चाहिए। Okay. जब जरूरत पड़े तब नहीं भेजें आप। जैसे आपने ट्रीटमेंट चालू किया, पेशेंट को पैलिएटिव केयर में और साइकोथेरेपी, इन तीनों डिपार्टमेंट के सामंजस्य से जो रिजल्ट आएगा वो एक अभूतपूर्व रिजल्ट आएगा। ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप्स है जो इन पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है? हाँ, ऐसे कई सपोर्ट ग्रुप हैं जो इनको हेल्प कर सकते हैं। वो आप वेबसाइट पे जाके या गूगल सर्च करके आप हर स्टेट में या हर बड़े शहर में इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो इस तरह के मरीजों की हेल्प कर सकते हैं। And do you have any case studies to share जिसमें the patient had come to you at a very late stage but then अभी is leading a very good life? अभी हमने हमारे जो हॉस्पिटल मीटिंग में एक डिस्कस किया था, डॉक्टर्स की मीटिंग में, एक ऐसे ही पेशेंट आए थे मेरे पास 10 साल पहले, जिनको बहुत स्टेज 4 में डायग्नोस हुआ था। फेफड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे और लंग पूरे खराब हो चुके थे, पानी भर गया था। फिर हमने उनका शरीर का फेफड़ों का पानी निकाल के और फिर डायग्नोसिस किया बायोप्सी से। बायोप्सी में नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा आया। फिर हमने उसको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा, तो उसमें जो जेनेटिक टेस्ट आया, उसकी जो ट्रीटमेंट उनको दिया, आज करीब 12 साल हो गए उनको स्टेज 4 में रहते हुए, और विद इन 1 मंथ उनका इंप्रूवमेंट आ गया था। और 6 महीने में तो पैट स्कैन वगैरह जो भी कराया था सब नॉर्मल आने लग गए थे। अब उनको 12 साल से भी ऊपर समय हो गया है, पर अभी भी वो गोली पे है, बहुत कम मात्रा की गोली दे रहे हैं हालांकि। और ऐसे ही एक पेशेंट और मैं बताना चाहूंगा कि पेशेंट बिल्कुल स्टेज 4 में आया था और हमें उन्हें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था। Okay. वेंटिलेटर पे उनकी स्थिति सामान्य करके हमने उनकी लंग की बायोप्सी करी और उसमें जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी आई, उसका भी ट्रीटमेंट हमने खोजा और उसको दिया। आज पेशेंट विद इन 2 वीक्स वेंटिलेटर से निकल के आ गया और आज 2 साल हो गए उस पेशेंट को। लवली। लेकिन फिर ये इतना डर क्यों है लोगों में जाके स्क्रीनिंग कराने में? मेरे ख्याल से नॉलेज का अभाव है, और ये होता है कि इग्नोरेंस की एक अप्रत्याशित आशंका की जो भावना होती है उनके मन में कि मेरे को निकल आया तो उसका इलाज उपलब्ध है ना, पर वो उस फेज से तक उसको ले जाने में बहुत देरी हो जाती है। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जो भी मेल पॉपुलेशन में है उनमें लंग कैंसर हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, बट देन ऑल्सो आई वांट यू टू शेड सम लाइट ऑन फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि उनमें भी अभी स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, हमें सर्वविदित है कि आजकल जो यंग लड़कियां हैं वो भी स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज है शायद उसकी वजह से कर रही है। उनको ये नहीं मालूम कि स्मोकिंग उनको वो सारे परेशानियां तो देगा ही जो पुरुषों में होती है। एडिशनली उनको जो फीमेल्स, जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, उनको जो 2 एक्स्ट्रा नुकसान उठाने पड़ेंगे वो है कि एक तो प्रेगनेंसी उनको बहुत मुश्किल, गर्भ धारण करने में बहुत मुश्किल होगी, और गर्भ धारण कर भी लेती हैं तो फीटल लॉस या एबॉर्शन के चांसेस हमेशा काफी हाई रहेंगे। और बाकी जो नुकसान पुरुषों को हो रहे हैं वो इससे अलग हैं और वो भी उनको ही होंगे। पर फीमेल होने की वजह से प्रेगनेंसी और एबॉर्शन दोनों के चांसेस बहुत पुअर हो जाते हैं। तो अभी हम एक सेगमेंट करेंगे विच इज कॉल्ड मिथ वर्सेस फैक्ट। तो आई विल गिव सम स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट मिथ है या फैक्ट है। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। या इट्स अ फैक्ट, स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। Okay. If I don't have symptoms, I don't have lung cancer. ये मिथ है,
और स्क्रीनिंग का बेसिक पर्पस ही ये रहेगा कि जिनको सिम्टम नहीं है उनको अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। So next question is, if I have smoked for years, there is no point in quitting because already the damage is done. इट्स अ मिथ। कैंसर का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है स्मोकिंग करते ही, पर उन मरीजों की तुलना में जिनमें जो कंटिन्यूस रखते हैं आपको रिस्क कम है। Lung cancer is always fatal. इट्स मिथ, बिकॉज जो ट्रीटमेंट आजकल उपलब्ध हैं उनसे ज़्यादातर 50% पेशेंट में सर्वाइवल बढ़ गया है। Lung cancer symptoms are always obvious. It's a fact because it mimics many other diseases like tuberculosis. Lung cancer screening is only for smokers. Myth, because ये जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग करेंगे जिसमें स्मोकर नॉन स्मोकर दोनों आते हैं। Last one, natural remedies can cure lung cancer. It's myth. You have to take the proper medication from an allopathic doctor. All right, thank you. Thank you. So, do you have some important message for our listeners कि how can they reduce the risk of developing a lung cancer? आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि धूम्रपान एक धीमा जहर है। ये धीरे 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 आपके पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि लंग कैंसर होने की संभावना स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी आपको सिम्टम हो तो इसे नज़रअंदाज न करें, पास के फिजिशियन के पास जाएं और उनसे आप अपने बारे में पूरी जानकारी लें और उनसे ये भी पूछें कि क्या मुझे लंग कैंसर की संभावना तो नहीं है। टीबी का ट्रीटमेंट भी अगर वो चालू करते हैं तो बिना प्रूफ के टीबी का ट्रीटमेंट चालू ना कराएं और उनसे आप आग्रह करिए कि अगर ऐसा जरा सा भी अंदाजा लगता है तो पास के किसी कैंसर चिकित्सक से राय जरूर लें। Thank you so much for joining us Thank you very today much. and giving your valuable insights on how we can treat lung cancer and how we can save people from developing a lung cancer. Thank you very much. प्रिय दर्शकों, अगर आपको लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो भी गया है तो आशा बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि हर स्टेज के लंग कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा उपलब्ध है। पास के किसी भी कैंसर चिकित्सक से या कैंसर अस्पताल में जाइए और अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करिए। To our viewers, lung cancer can affect anyone, but understanding the signs and taking preventive measures can truly save lives. If you or someone you know is at risk, don't wait to get screened. Early action is the key. Don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.